स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, मैं राहुल आपका स्टडी IQ IAS में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। टॉप स्टॉक की सीरीज़ में आज मेरे साथ अमित कुमार दीक्षित, ऑल इंडिया रैंक 627 मौजूद है। अमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अमित, सबसे पहले तो एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, जब सिलेक्शन हुआ आपके हाव भाव क्या थे, फैमिली में क्या रिएक्शन था, दोस्तों का क्या रिएक्शन था? सर जब मतलब रिजल्ट आया था उसके पहले मैं मतलब वही 2 बजे के राउंड आया था, तो 12 से 1 मेरी क्लास थी एंड फिर मेरी क्लास थी 2:30 बजे से। तो ये था कि चलो ठीक है, थोड़ा सा मैं बिजी था, तो एक थोड़ा सा एक होता है कि आपको एंग्जाइटी होने लग जाती है, जो कि ह्यूमन नेचर है, नॉर्मल। तो फिर मेरे दोस्त ने फ़ोन किया कि भाई इतना इतना है, तेरी इतनी रैंक आई है। तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि अच्छा लगा। एंड देन मैंने मम्मी को कॉल किया, फिर वही प्रोसेस, फिर घर में बात करना, फिर दोस्तों के फ़ोन आना, तो काफ़ी अच्छा था। और मैं जहाँ पढ़ा रहा था, फिर बच्चों ने काफ़ी, एक होता है ये बच्चों का कि भाई टीचर के प्रति लगाव होता है, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से उसको मतलब एंजॉय किया, बच्चों ने भी। तो ये था। अमित जी के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये पिछले 2017 से टीचिंग भी कर रहे हैं। तो अमित, एक क्वेश्चन है मेरा कि जब ऐसा टीचर, जब हम बच्चों को बताते हैं ये कर लो, ऐसे करो, वैसे सिलेक्शन हो जाएगा, ये एक फेज़ होता है। दूसरा, आप जब खुद एक एस्पिरेंट बन के पेपर देते हो, तो मतलब दोनों में क्या अंतर था, क्या सिमिलैरिटी थी, क्या डिफरेंट लगा आपको? सर बात ये है कि जैसे हम किसी को बताते हैं, तो बताना एक मतलब ज्ञान देना एक अलग बात है और खुद को इम्प्लीमेंट करना एक अलग बात है। बट अगर हम ट्राई करें थोड़ा बैलेंस कर सके, जैसे हम लोग क्लास में बच्चों को बोलते हैं कि आप 8-10 महीने अच्छे से मेहनत कर लीजिए, 7-8 घंटे डेली पढ़िए और फालतू के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, क्योंकि ये एज है आपकी, इसमें अच्छे से कर लेंगे तो आगे का जो 50-55 साल का जीवन है वो आसान हो जाएगा थोड़ा सा। तो वही चीज़ अगर हम भी फॉलो कर लें तो हमारे लिए भी आसान होगा। तो शायद मैंने फॉलो करी उस चीज़ को। और सबसे ज़रूरी होता है सर डिसिप्लिन होता है। तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है कि डेली भले आप 4 घंटे पढ़ें बट डेली पढ़ें, तो वो काफ़ी मैटर करता है, rather than कि आप 3 दिन 8 घंटे पढ़ रहे हो, बाकी 3 दिन पढ़ ही नहीं रहे हो। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, ये मैं बच्चों को बताता हूँ और मैं खुद भी मतलब ट्राई करता हूँ जितना हो सके मैक्सिमम। अमित, आपने बोला कि जैसे ज्ञान कोई भी दे सकता है, या आज के टाइम पे ज्ञान का भंडार मौजूद है। बिल्कुल सर। अभी आज के समय में ही ले लें, नाना प्रकार की बातें, मतलब 100 किस्म के लोग 100 किस्म की बातें बोल रहे हैं। तो जो एक सिंसियर एस्पिरेंट है, वो इन चीज़ों को, नॉइज़ को और वर्सेस नॉलेज को कैसे फ़िल्टर कर सकता है? इसमें सर बच्चा अपना रैशनल माइंड यूज कर सकता है कि भाई उसे क्या चीज़ सूट कर रही है। जैसे हर सबके लिए अलग अलग चीज़ें सूट करती हैं। किसी को मान लीजिए कोई ये बुक किसी को अच्छी लगती है, किसी को दूसरी बुक अच्छी लगती है, तो आपको सूट क्या कर रहा है, और ये भी है कि आपको सूट क्या कर रहा है और क्या वो चीज़ एग्ज़ाम के लिए है, मतलब उस जो एग्ज़ाम का एक लाइनअप है, जो स्ट्रीम लाइनिंग है उसके पास वो जा रही है। कभी कभी ये होता है कि हमें ये चीज़ तो सूट कर रही है लेकिन उसका एग्ज़ाम से लेना देना ही नहीं है, या एग्ज़ाम का जो लेवल है, जो जो चीज़ें हैं उस वहाँ तक आप पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। तो आप मतलब दोनों को बैलेंस आउट करें कि भाई ठीक है, ये एग्ज़ाम मतलब ये मुझे सूट भी कर रहा है, जो भी मटेरियल आप फॉलो कर रहे हैं, और एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी भी है, मतलब इससे एग्ज़ाम मेरा निकल जाएगा अल्टीमेटली। तो जब थोड़ा सा रैशनल माइंड यूज़ करेंगे तो खुद ही आप समझ जाएंगे कि भेड़ चाल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारा सर समय भेड़ चाल भी चल रही है और उसमें नहीं पढ़ना है। रैशनल माइंड यूज़ करें आप एंड देन डिसीजन लें फिर। अमित, इसी से रिलेटेड मेरा सवाल होगा, मान लीजिए एक केस ले लेते हैं कि कोई एक सब्जेक्ट है, मान लेते हैं पॉलिटी ही एक सब्जेक्ट है। बिल्कुल सर। अब पॉलिटी में एक ऐसी किताब है जिसको 100 में से मान लीजिए 99 बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन आपने बोला कि सबका स्वभाव अलग होता है, सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। अगर कोई एक बच्चा है उस किताब को बार बार पढ़ रहा है और उसको वो पर्टिकुलर चीज़ नहीं समझ में आ रही है उससे, तो वहाँ पे उसके लिए एक दुविधा रहती है कि यार 99 लोग तो पढ़ रहे हैं और मैं अलग से 30 मार खान बन के कोई दूसरी किताब पढ़ लूँ, हाँ, तो आगे चल के क्या होगा? तो ऐसे टाइम पे क्या रैशनैलिटी रहेगी उसकी, या क्या थॉट प्रोसेस के साथ वो आगे बढ़ सकता है? सर ये डिलेमा रहता है। जैसे आपने पॉलिटी का नाम लिया, बुक का नाम लिया, तो मैंने भी 1 या 2 बार ही पढ़ी, क्योंकि मैं जॉब कर रहा था, तो बुक बड़ी है तो इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो मैंने कहीं से शॉर्ट नोट्स करके मतलब इधर उधर करके पॉलिटी करी है। स्पेसिफिक मैंने उस बुक से नहीं करी है जिसका आप नाम लेना चाह रहे हैं। बट इसमें सर ये है कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसमें आप कैसे देखेंगे कि जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देखिए, यूपीएससी अगर आपको निकालना है तो पीवाईक्यू बहुत ज़रूरी है। चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे आपका ऑप्शनल हो, पीवाईक्यूज़ बहुत ज़रूरी है। आप ये देखिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ कंटेंट, वो पीवाईक्यू से लाइनअप है या नहीं है। अगर लाइनअप है, मान लीजिए आप जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका पीवाईक्यू से वैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, या पीवाईक्यू जो आप सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि हाँ मेरा जो कंटेंट है पीवाईक्यू से लाइनअप है। 100% लाइनअप नहीं हो सकता है, अगर 80 to 90% या 70% भी लाइनअप है तो ओके है।
उस कंटेंट को आप फॉलो कर सकते हैं। जब मैं रेशनैलिटी की बात कर रहा हूँ तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो भी आप कंटेंट पढ़ रहे हैं वो यूपीएससी की जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं उससे वो लाइनअप में है या नहीं है। ये नहीं कि आप कुछ और पढ़ रहे हैं और पूछा कुछ और जा रहा है। तो आपको ये थोड़ा सा बैलेंस बनाना ज़रूरी है कि हम जो भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं वो यूपीएससी के हिसाब से चीज़ें हैं उसमें या नहीं है, और वो कौन बताएगा, तो वो पीवाईक्यू है। तो मैं जनरली अब जैसे मैं जेई नीट के बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ कि तुम्हारे लिए जो गीता है वो पीवाईक्यू है। जेई के जैसे आप 20 साल के क्वेश्चन लगाइए, नीट के 20-25 साल के क्वेश्चन लगा लीजिए, तो वो आपके लिए गीता है। तो वैसे मेरे लिए गीता है यूपीएससी के पीवाईक्यू। तो वो थॉट प्रोसेस है मेरा। अमित, ये पीवाईक्यू कब लगाया जाए? मतलब जब आप तैयारी कर रहे हो, जैसे गीता है, बाइबल है, आपको एक फ्रेमवर्क है, आपको देगी, बट क्या इसको पढ़ाई शुरू करने के पहले ही एक नज़र मान ली जाए, या आपने मान लीजिए कोई चैप्टर ख़त्म किया उसके बाद पीवाईक्यू देख लिया जाए, या कोई एक सब्जेक्ट पूरा ख़त्म कर लिया उसके बाद देख लें? कैसे करें इसको? इसके सर अलग अलग फेजेस हैं। जैसे जब आप यूपीएससी की बात करते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि थोड़ा सा एक जनरलाइज चीज़ें हैं उसमें, कि हम जब 9-10 में पढ़ते हैं तो देखते हैं हाँ प्रेसिडेंट जैसी कुछ बात आती है हमारे सिलेबस में, सोशल स्टडीज़ में पढ़ते हैं, या इन जनरल यूट्यूब का ज़माना है, इंस्टाग्राम ज़माना है, तो चीज़ें आती रहती हैं। तो थोड़ा सा बस खाली देखें पीवाईक्यू को कि अच्छा कैसे कैसे हैं, बस क्या है, बस उसको ये भी नहीं समझे कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इसके ऑप्शंस क्या, नहीं, खाली एक बार जस्ट आप देखो। मतलब अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो आप पन्ने पलटिए, बस एक बार उसको देख लीजिए, एंड देन थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ यार मुझे चीज़ें समझ में आ सकती हैं, नहीं आ सकती हैं, दोनों चीज़ों में। उसके बाद देन फिर आप पढ़ें। मेनली है पहले अपना एक फाउंडेशन तैयार करें, पढ़ें आप, और जैसे आपने चैप्टर पढ़ा तो फिर उसके बाद पीवाईक्यू देखें। और तब देखें कि मैं, क्योंकि उसका देखना ये ज़रूरी है कि जैसे मान लीजिए मैंने पढ़ा कुछ, अब मैं पीवाईक्यू देखने जा रहा हूँ तो मैं ये समझ जाऊँगा कि हाँ जो मैंने पढ़ा है वो लाइनअप में है या नहीं है। अब पता लगा मैं पढ़ कुछ और रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ नॉर्थ पोल, पीवाईक्यू है साउथ पोल, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उससे ये पता चल जाएगा आपका जो कंटेंट है वो आपसे लाइनअप में है। तो पहली चीज़ तो आपके मन में ये हो जाएगा कि हाँ चलो चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। एक चीज़ और भी है सर, यूपीएससी मैंने देखा है कि भले आप थोड़ा सा आपको नॉलेज कम है, लेकिन अगर मेंटली आप सेंस ऑफ कंप्लीशन से भरें कि हाँ मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है या मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, तो चीज़ें और अच्छी हो सकती है। मतलब जितना आप कर सकते हो उससे आप अच्छा ही करोगे, क्योंकि प्रीलिम्स के बारे में आपको पता ही है कि भाई अगर कॉन्फिडेंस नहीं तो आप चूज़ ही नहीं करोगे। आप हो सकता है ऑप्शन, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमने ऑप्शन बी सही सोचा है बट हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है, तो हम बी लगाएंगे नहीं और पता लगा बी ही सही है। तो ये चीज़ है सारा, मतलब काफ़ी सारा खेल कॉन्फिडेंस का भी है। और वो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कब आएगा, वो साइकिल है एक, कि आपको ये कि हाँ मैंने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है, उससे मेरे पीवाईक्यू बन रहे हैं, तो मेरे मेंटल में जाएगा कि हाँ सेंस ऑफ कंप्लीशन की फीलिंग आएगी, हाँ मेरा सही चल रहा है। सही चल रहा है तो जब क्वेश्चन लगाने जाओगे तो फिर सही होगा, वो कॉन्फिडेंस होगा। तो ये चीज़ है, पूरी साइकिल है सर एक। अमित, इसी में कुछ टॉपर्स के साथ मैंने बात करी तो उन लोगों ने मेरे को बताया कि ये जो भाषा का लहजा है, जिस लहजे में यूपीएससी पेपर बनाता है, बहुत सारे टॉपर्स ने उस लहजे को ही डिकोड कर लिया। बिल्कुल सर, कि वो पूछना क्या चाह रहा है। तो पीवाईक्यू में इससे कितना मदद मिलता है कि आपको जो भाषा पे ही आपने पकड़ पा लिया, सवाल कुछ भी पूछ रहा है लेकिन आपको भाषा से अंदाज़ा लग गया है कि ये कहना क्या चाह रहा है। इसमें ये बिल्कुल मतलब सही बात बोली, मैं इसका सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि हम प्रीलिम्स के अगर क्वेश्चंस को देखें, ढंग से एनालाइज करें। जब मैं बोलता हूँ ढंग से एनालाइज करें, आप एक क्वेश्चन में 5-7 मिनट अपने आप को बिताएं। जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ भी है, तो उसके ऑप्शन, पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया उसको थोड़ा सोचें, समझें, सर्च आउट करें। सब कुछ विकीपीडिया गूगल पे मिल जाता है। आप ऐसे सर्च, जो भी चीज़ पूछी गई उसके आगे यूपीएससी लगा दीजिए, सारा कुछ आप आ जाएगा। अब तो चैट जीपीटी आ गया तो और आसान हो गया है। आप सारे ऑप्शन को सर्च करें, ए ऑप्शन जो भी पूछा गया आप उसको सर्च करें, बी ऑप्शन कुछ पूछा गया उसको आप सर्च करें। जैसे कल ही मैं एक क्वेश्चन देख रहा था, ऐसे मेरे दोस्त से बात हो रही थी, ये रात के 3 बजे की बात है कल, तो उसमें लिखा था कि वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होती है। तो मैंने उससे बोला कि भाई देखो, अब सर्च आउट करो कि और क्या, कि डेंसिटी इतनी है तो वॉल्यूम क्या होगा, मास कैसे कैसे वेरी होता है, क्या ग्राफ इसका हो सकता है। मतलब एक ही क्वेश्चन में आप सारा समझ लोगे, डिकोड कर लोगे। एक तो ये चीज़ हो गई कि आप एक क्वेश्चन से 5-7 मिनट अगर उसमें खर्च करेंगे, 10 मिनट खर्च करेंगे, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, तो आपको सारे ऑप्शंस क्लियर हो जाएंगे। पहली चीज़ ये है कि अगर हो सकता है यूपीएससी 2021 में जो पूछी हो जिस ऑप्शन में, हो सकता है 2025 में सेम ऑप्शन से क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी 1-2 क्वेश्चन थे, तो वहाँ आपको 1-2 क्वेश्चन का फ़ायदा हो सकता है। दूसरी बात ये है कि आपका कंटेंट यूपीएससी के हिसाब से लाइनअप हो जाएगा। जैसे मान लो सपोज नेशनल पार्क हैं, 4 नेशनल पार्क ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो आप डालिए ना इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क फॉर यूपीएससी एग्जाम, काफ़ी सारे आएंगे, उस बहाने आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे मान लो स्टेट्स लिखे होते हैं कि मलक्का स्टेट हो गया, ये स्टेट हो गया, तो आप डालें कि इंपॉर्टेंट स्टेट्स फॉर यूपीएससी। अपने आप, मतलब वो एक होता है ना कि इसको बोलते हैं बैकवर्ड इंजीनियरिंग। क्वेश्चन देखा, फिर क्वेश्चन के पीछे आप पढ़ने जा रहे हैं,
तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको हेल्प आउट करेगी। पहली चीज़ तो ये डिकोडिंग की है। दूसरी बात है जो आपने भाषा की बात करी कि कभी कभी मतलब यूपीएससी की भाषा बहुत क्लियर होती है, एक्सट्रीम में जा रहा है मतलब गलत है, वो जनरलाइज है मतलब सही है। जैसे साइंस एंड टेक में हम देखते हैं अगर कोई जनरल स्टेटमेंट है और वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। अगर आप पढ़ेंगे यूपीएससी का कंटेंट और जब पीआईक्यू पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये कहना क्या चाह रहा है। इसमें समय लगेगा। इसमें जब मैं बोल रहा हूँ आप 5-7 मिनट खर्च करें क्वेश्चन में, मैं गारंटीड बोल रहा हूँ कि अगर 3-4 महीने आप ऐसा कर लेंगे तो आपको भाषा समझ में आ जाएगी। तो मैंने क्या कर रखा था सर, करीब करीब 50 से 60 पॉइंट बना रखे हैं कि ये भाषा है, ये है तो ये सही होगा, ये है तो गलत होगा, कितनी बार जनरली सही हुआ है, कितनी बार जनरली गलत हुआ है। तो ये बड़ा ज़रूरी है उसको डिकोड करना। अगर ये डिकोड आप नहीं कर पा रहे हैं तो प्रीलिम्स थोड़ा सा आपके लिए डाइसी हो जाएगा, फिर दिक्कत आएगी। और ये मैं नहीं कर पाया था 2022 में। 23 मैंने काफ़ी हद तक किया था तो मेरा मतलब चीज़ें बन रही थी, बट 24 में मैंने काफ़ी कर लिया था। मतलब मेनली मेरा था जैसे जब मैं 23 की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं टॉपर स्टॉक देखता था, सब देखते हैं, तो उसमें वो लोग बोलते हैं कि प्रीलिम्स को अच्छे से करिए, डिकोड करिए। तो मैं समझता था क्या ही डिकोड करना, मैं तो सॉल्व तो कर रहा हूँ मैं। 24 में समझ में आया कि डिकोड करने का मतलब क्या है, कि आप एक क्वेश्चन में अपने आप को खर्च करें और खर्च करेंगे तो खुद इस भाषा समझ में आ जाएगी। मतलब सारा अपने आप वो समझ में आएगा। दिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस है बट समझ में आ जाएगा सर। तो ये 2 बातें हैं। अमित, यहाँ से एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में। जैसे यूपीएससी का जो प्रीलिम्स मेंस है इसका नेचर तो साल दर साल मतलब बदलता रहता है, पैटर्न चेंज होता रहता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ जो चेंज हो रही है वो प्रिपरेशन करने का तरीका चेंज हो रहा है। जैसे अभी आपने बोला कि चैट जीपीटी पे डाल लो, तो ये जो चैट जीपीटी या एआई के टूल्स आए हैं ये किस हद तक ज़रूरी बन चुके हैं आज की प्रिपरेशन में, एक तो ये है। और यूपीएससी के एस्पिरेंट कितना इसको यूज़ करना चाहिए ट्रेडिशनल सोर्सेज के ऊपर, क्या क्या बैलेंस बना के चलें? सर मतलब ये टेक्निकल टूल है तो ऑब्वियस बात हेल्पफुल तो होगा ही, लेकिन हमें ये देखना है कि ये नहीं कि हम सारी तैयारी चैट जीपीटी से कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है हमें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ना मिले। पता लगा मान लीजिए हमने कुछ कोट कर दिया, डेटा ही गलत है वो, तो अब डेटा ही गलत है, मान लो जो भी प्रोफेसर वहाँ कॉपी चेक कर रहे हैं, मान लीजिए मेंस में जनरल, तो हो सकता है एक लाइन आपकी पूरी उनकी परसेप्शन बदल सकती है कि ये तो पता नहीं फालतू के डेटा कोट कर रहा है। थोड़ा सा रैशनल रहिए। मैं मतलब हमेशा बात करता हूँ कि यूपीएससी जो एग्ज़ाम है कॉमन सेंस का एग्ज़ाम है। कॉमन सेंस आपका कितना अच्छा है कि आप चीज़ों को, ठीक है डेटा है आपने देखा, थोड़ा सर्च आउट करें, मतलब सर्च करें आप, क्योंकि जैसे सर्च करोगे आपको 4 चीज़ें और मिलेंगी, आपके दिमाग में हो जाएंगी। तो प्रीलिम्स के लिए तैयार हो रहा है मटेरियल, क्योंकि प्रीलिम्स बड़ा सर वैसा है कि हो सकता है आपने 9th क्लास में कुछ आपके टीचर ने बोला है वो याद आ जाए, और वो ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है। तो थोड़ा जब सर्च आउट करेंगे तो आपको चीज़ें थोड़ा और क्लियर आएगी। दूसरा ऑथेंटिसिटी मिलेगी कि हाँ भाई जो मेरा डेटा है वो सही है या गलत है। आप यूज़ कर सकते हैं चैट जीपीटी का, मतलब अच्छा टूल है, आप अच्छे से उसको यूज़ कर सकते हैं। खासकर इंटरव्यू के प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होता है कि आप डाल दीजिए अपने जो भी आपकी पर्सनालिटी उसके हिसाब से। क्रिकेट खेलते हैं तो चैट जीपीटी क्वेश्चन ऑन क्रिकेट तो काफ़ी हेल्पफुल है। बट थोड़ा सा इसमें मेंस में थोड़ा बचें, मतलब बचने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल है यूज़ करें, थोड़ा सा ऑथेंटिक रहे मेंस में। कि जैसे मान लीजिए आपने डाल दिया, अच्छी बात है, डेफिनेशन वगैरह आप लिख सकते हैं, लेकिन जब डेटा की बात आएगी तो ऐसे मान लीजिए इकोनॉमी में, तो जब डेटा जैसे ही आएगा आप तुरंत सर्च करें उसको, कि पता लगा डेटा है 4%, उसमें लिखा 14%, तो वो गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो थोड़ा बहुत वेरी 4% का 4.4 कर दिया, दैट इज़ ठीक है, बट ज़्यादा वेरी करेगा तो गड़बड़ हो सकता है। थोड़ा मतलब ऑथेंटिक रहें, कहने का मतलब ये है। अमित, इससे पहले कि हम मतलब थोड़ा डीप एनालिसिस में जाएं प्रीलिम्स मेंस इन सब पे, एक छोटा सा क्वेश्चन लेना चाहूँगा, क्यूरियोसिटी है मेरी। आप टेक्निकल स्टूडेंट रहे हैं, मतलब जैसे सिविल इंजीनियरिंग आपने करी है और फिज़िक्स आप पढ़ाते हैं खुद बच्चों को, तो इससे कितना मदद मिलता है ह्यूमैनिटीज़ के एग्ज़ाम में, या कितनी डिफ़िकल्टी आती है? जैसे आप टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो एक टेक्निकल एप्टीट्यूड डेवलप हो जाता है आपका, लेकिन जो कि पेपर है वो कहते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ का है, तो इसमें क्या मदद मिलती है या मेहनत करनी पड़ती है एक्स्ट्रा? आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? सर जैसे मैंने अभी जस्ट बोला कि यूपीएससी एग्ज़ाम कॉमन सेंस का एग्ज़ाम है, तो वहाँ से आपका माइंड डेवलप होता है, रैशनल थिंकिंग डेवलप होती है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम एनालिसिस अच्छी कर पाते हैं। जैसे मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो फिजिक्स में बोलते हैं कि केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। तो जब मैं मेंस के आंसर में पढ़ रहा हूँ या देख रहा हूँ या चीज़ें पढ़ रहा हूँ तो मेरे दिमाग में वैसे ही चल रहा है कि अच्छा ठीक है, ये है तो ऐसे 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 है, ये है तो ऐसे ऐसे है, वो अपने आप दिमाग में कैटेगरी बन जाती है। तो आई थिंक काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी हेल्पफुल, मतलब मुझे तो हेल्प इससे मिली है। और मतलब उससे पता अब कैटेगरी कर लेते हो, अच्छा ठीक है ये क्वेश्चन आएगा तो मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो ब्रेन स्टॉर्मिंग अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर ये है तो ये आएगा, जैसे मान लीजिए सीएजी है तो सीएजी के बारे में पहले ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे, मतलब दिमाग में तुरंत खटाखट चलता रहता है।
तो एनालिसिस मुझे काफ़ी मतलब जैसे मैं पढ़ाता भी हूँ तो अपने आप माइंड थोड़ा सा डेवलप हो जाता है, क्योंकि जब बच्चों को पढ़ाना है तो आप और थोड़ा सा अपने आप को डेवलप मतलब आप क्वेश्चन करते हो ना, कि मान लो हो सकता है बच्चा ये क्वेश्चन पूछ ले तो आप क्या उसका आंसर करेंगे, हो सकता है ये पूछ ले। तो जब मैं पढ़ता था तो इस चीज़ को मैं वहाँ यूज़ करता था कि भाई ठीक है कि अगर ये पूछेंगे तो क्या है, ये पूछेंगे तो क्या है। कंटेंट एक ही है, ऐसा नहीं कि आप कंटेंट बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे। अब मैंने बहुत कम कंटेंट एक तरीके से कंज्यूम किया क्योंकि इतना टाइम नहीं होता था, तो कंटेंट मैंने लिमिटेड ही रखा है। बस इसे कुछ भी पूछेगा तो उसके हिसाब से कैसे कैसे उसको सेट करना है, तो वो मैंने काफ़ी अच्छे से सीख लिया था। लिमिटेड कंटेंट था मेरा, तो ये काफ़ी हेल्पफुल था एनालाइज करने में कि आप कैसे किसी भी चीज़ को कैसे मतलब फिट कैसे करोगे, सिंपल सी बात ये है। अमित, इसी में ऑप्शनल की बात कर लेते हैं। जब फिज़िक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, आपका ऑप्शनल फिज़िक्स रहा था और इस साल मोस्ट प्रोबेबली अमित के हाईएस्ट मार्क्स रहे हैं फिज़िक्स में। तो अमित, जब ऑप्शनल का सिलेक्शन करते हैं, ये जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हो गए, एक टाइम पे मेरे को लगता है 4-5 साल पहले, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, कुछ साल पहले एक ट्रेंड चालू हुआ था, लोग मैकेनिकल ले रहे थे, लोग सिविल ले रहे थे, मैथमेटिक्स ले रहे थे। आज की डेट में ऐसा माना जा रहा है, जो मैंने सुना है वो चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ या डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि मार्क्स कम हो गए। पहला चीज़ तो ये है, क्या ऐसा है या एक मिथ है जो हर साल मार्केट में एक र्यूमर जाता है, उस टाइप का है कुछ? सर ये डिपेंड मतलब ऑप्शनल टू ऑप्शनल डिपेंड करता है, बट मुझे लगता है कि वो अगर कम है तो सबके साथ है ना, वो भाई आपके साथ नहीं है सिर्फ, अगर कम हो रहा है तो सबके साथ हो रहे हैं, तो ठीक है, मतलब आप सबके साथ जा रहे हो। ऐसे मान लीजिए सपोज दैट 280 हाईएस्ट गया, तो बाकियों के 275 होंगे, 270 होंगे, तो आप उसी लाइनअप में हो ना। आप ऐसा नहीं कि किसी का 280 है तो किसी का 330 आ गया, तो ये वेरी तो नहीं करता। आई थिंक जनरली उसी रेंज में ही रहता है, 2-4 नंबर ऊपर नीचे, तो वो एक डिफरेंट खेल है। दूसरा ऑप्शनल में आपने बोला कैसे सेलेक्ट किया, तो जब मैं प्रिपरेशन मैंने सोच रहा था तो मेरी हिंदी मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छी है। अच्छी है नहीं हो तो अलग बात है, बट पर्सनली मुझे फील होता है कि अच्छी है। तो जब मैं यूपीएससी का सोच रहा था तो मैंने कहा चलो हिंदी ऑप्शनल लेते हैं। मतलब मेरे दिमाग में क्लियर था कि हिंदी ऑप्शनल ही लेना है, क्योंकि मेरे एक दो सीनियर भी तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने हिंदी ऑप्शनल से तैयारी करी थी। तो मैंने कहा कंटेंट ईजिली मिल जाएगा मुझे, तो मेरा फिक्स था कि हिंदी ऑप्शनल लेना है। महीने 2 महीने फिक्स था, तब तक मैं कुछ और जीएस वगैरह कर रहा था। फिर एक दिन ऐसे अचानक रात में, क्योंकि रात को आपका ज्ञान ज़्यादा बढ़ जाता है आपके दिमाग में कि कुछ सर्च आउट करते, तो मैंने ऐसे ही फिजिक्स ऑप्शनल देखा, थोड़ा उसके बारे में समझा, थोड़ा उसका सिलेबस देखा। उसके पहले मैंने फिजिक्स ऑप्शनल के बारे में नहीं सोचा ही नहीं था कि फिजिक्स ऑप्शनल भी मतलब लेना है ऐसे करके, क्योंकि मार्केट से पता चला कि टफ है, 8-10 महीने आपको पढ़ने में लगेंगे, फिर ये है वो है। तो मैंने कहा अच्छा, दूसरा है कि सर फिजिक्स ऑप्शनल में बीएससी का पोर्शन ज़्यादा है और मेरा बीटेक बैकग्राउंड है, तो वो भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि क्यों पढ़ना मतलब इतना, तो हिंदी ऑप्शनल लेते हैं ऐसे करके मतलब डिसाइडेड था। तो एक दिन रात में ऐसे मैं सर्च आउट कर रहा था, तो मैंने देखा फिजिक्स ऑफ कोर्स देखा मैंने, तो मैंने कहा यार ये तो मुझे आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। मैंने कहा ये तो सही बात है। फिर मैंने पेपर्स देखे, तो पेपर मैंने देखा तो मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चन लगे कि हाँ यार ये तो मतलब दाएं हाथ के हैं, ऐसा लगा सॉल्व कर देंगे। हालांकि ये बड़ा अलग होता है कि जेईई के क्वेश्चन सॉल्व करना और यूपीएससी क्वेश्चन सॉल्व करना, दोनों अलग अलग डिमांडिंग है। आपको इंट्रो लिखना है, बॉडी लिखनी है, कंक्लूजन में आपको कुछ लिखना है, बट उस समय इतना नहीं पता था, तो ये लगा कि हाँ ये तो अच्छा है। क्वेश्चन देखा कि हाँ यार ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। अच्छा, ये काफ़ी सारे क्वेश्चन में लगा, तो मैंने कहा ये तो यार बड़ी अच्छी बात है। मतलब ऐसे मन में सोचा अपने आप को। ये रात को 2:30 से 3 बजे की बात है। तो अगले दिन मैंने फिर उनका प्रिंट आउट निकलवा लिया। मैं कोचिंग में पढ़ाता था तो मेरे लिए इजीली था, तुरंत दिया, प्रिंट आउट निकल के आ गया। तो मैंने फिर उसको अच्छे से मतलब 1-2 घंटे अच्छे से एनालाइज किया, सिलेबस का प्रिंट आउट निकाला, उसको अच्छे से एनालाइज किया, डिसाइड कर लिया कि फिजिक्स ऑप्शनल, हिंदी ऑप्शनल छूट गया वो। तो फिर ये लगा कि फिजिक्स ऑप्शनल करते हैं। फिर मैंने अपने दिमाग को समझाया, क्योंकि आप समझाते हो अपने माइंड को, समझाते हो कि कोई चीज़ आप कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, भले गलत तर्क देते हो अपने आप को कि हाँ ठीक है ऐसा ऐसा है, लेकिन मतलब दिल को बहलाते हो, सिंपल सी बात ये। तो मैंने दिल को ये बहला कि ठीक है यार फिजिक्स ऑप्शनल है, मान लो नहीं हुआ तो मेरे पढ़ाने में काम आएगा। क्योंकि जब आप क्लास में पढ़ाते हो तो आप टीचर हो, तो थोड़ा सा बच्चों के सामने ज्ञान देना होता है, सीधी सी बात है। तो आपके पास अगर थोड़ी सी और नॉलेज हो गई, मान लीजिए आप क्वांटम मैकेनिक्स आपने पढ़ ली, तो आप बच्चों को बोलोगे ना हाँ क्वांटम मैकेनिक्स ये है, हाइजेनबर्ग, ये मतलब ऐसी कहानी बनती है, तो बच्चे सोचते हैं हाँ भाई टीचर को तो नॉलेज। इन जनरल जो हम लोगों के दिमाग में आता है, इन शॉर्ट हम जो हमारा ह्यूमन नेचर है वो चाहता है कि हमारी तारीफ हो, सिंपल सी बात है, सबकी है ये बात। तो ये लगा कि हाँ चलो ठीक है, यहाँ नहीं काम आएगा तो यहाँ तो काम आ ही जाएगा। ये एक फालतू का तर्क था, अभी हंसी आती है मुझे इस पे, बट ये उस समय था, तो लगा चलो ठीक है। अच्छा, दूसरा ये था कि चलो ठीक है और फिजिक्स में और अच्छा कर पाएंगे, तो ये था कि चलो ठीक फिजिक्स ऑप्शनल डन है। मतलब ऐसा मान लीजिए वो रात को 3 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक डन हो गया, फिजिक्स ऑप्शनल करना है। फिर मैंने सोचा आप कैसे करें, तो फिर उसके लिए फिर मैंने आगे जैसे भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं या फिर मटेरियल वगैरह देखा, बुक्स वगैरह सारा, फिर मतलब वो प्रोसेस एक था, तो ऐसे तैयार किया था।
चलिए, अच्छा लगा कोई व्यक्ति मिला जो किसी भाषा को लेके कह सकता है कि जैसे आप हिंदी ऑप्शनल लेना चाहते थे, वरना एक अमृत उपाध्याय सर हैं हमारे, उनके साथ ऐसी ही बात कर रहे थे कि आजकल ऐसी स्थिति आ गई है कि अंग्रेज़ी हर कोई पढ़ता है, लेकिन जब अच्छी अंग्रेजी बोलने की बात आती है तो हर कोई बोल नहीं पाता है। और हिंदी के साथ समस्या है कि हर कोई बोल लेता है, जब लिखने की बात आती है तो लिख नहीं पाते हैं। तो बड़ी अजीब समस्या है, हिंदी लिख नहीं पाते, अंग्रेजी बोल नहीं पाते। हाँ सर। तो इसी पे जैसे आप फिजिक्स की बात कर रहे थे, आपने अभी हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का नाम लिया, तो अब प्रीलिम्स में यहीं से घुसते हैं। तो प्रीलिम्स होता क्यों नहीं है, इतनी अनसर्टेनिटी क्यों है, मतलब क्या है इसका रीज़न, आपको क्या लगता है? प्रीलिम्स में हम लोग क्या सर नॉलेज के चक्कर में बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं। तो क्योंकि जैसे जब हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं, कोचिंग्स के मॉक टेस्ट देते हैं, तो वहाँ अलग ही खेल चल रहा होता है। जैसे मैं अगर बात करूँ 2024 में, तो मैंने किसी कोचिंग का टेस्ट लिखा था प्रीलिम्स के जस्ट 15-20 दिन पहले। मेरे 47 मार्क्स आए थे, बस 2 दिन मेरी पढ़ाई नहीं पाई। हमने कहा 47 मार्क्स अगर अभी आ रहे हैं 15-20 दिन पहले, तो वहाँ पर क्या होगा। तो मतलब मेंटली मैं थोड़ा सा एक डिमोटिवेशन आता है, नॉर्मल ह्यूमन नेचर है। तो लगा कि होगा नहीं होगा। फिर मैंने अपने 2-3 दोस्तों से बात करूँ और मैंने ये डिसाइड लगभग कर लिया था कि यार ये प्रीलिम्स नहीं देना है, क्योंकि मैं जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहा था। तो मुझे लगा कि यार होगा है नहीं, एक अटेम्प्ट खराब हो जाएगा। बट 2 दिन का रहता है। देखिए ये तैयारी बड़ी वैसी है, आपके अंदर थॉट प्रोसेस अलग अलग तरीके से आते हैं कि छोड़ देते हैं। सुबह लगता है छोड़ देते हैं, शाम को लगता है कि रैंक 1 मेरी ही आ रही है। दोपहर में लगता है ये होता है नॉर्मल प्रोसेस। दोपहर में लगता है कि यार पता नहीं होगा तो क्या करेंगे। मतलब ये सब प्रोसेस है, ये इमोशंस हैं, ये आएंगे। ये नहीं आ रहे हैं तो दिक्कत, आ रहे हैं तो अच्छी बात है। आ रहे हैं इसका मतलब आप सीरियस प्रिपरेशन में हो। आपको अगर डिमोटिवेशन फील हो रहा है तो ये अच्छी बात है। हाँ, वो एक्सेस में ना हो कि हर समय 24/7 आप डिमोटिवेशन में हैं, तो उस काम को छोड़ दीजिए। मतलब आप अंदर से उस काम के लिए नहीं बने हैं। लेकिन अगर थोड़ा बहुत अगर डिमोटिवेशन आपके अंदर आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, आप इसका मतलब सीरियस हैं। तो सर मतलब इसमें ये था कि तो पढ़ाने के साथ मेरा मतलब प्रीलिम्स का था। तो प्रीलिम्स आपने से बोला कि क्यों नहीं होता है, तो जो मेरा पर्टिकुलर अनुभव है, PYQ आप बहुत अच्छे से करिए। आप हर क्वेश्चन में 5 से 10 मिनट बिताइए। आप भले उसमें कुछ नहीं लिखा है, अगर आप सर्च करोगे तो अपने आप 5-10 मिनट हो जाएंगे। कोई भी मतलब सिंपल सा क्वेश्चन, प्रीएम्बल में कैसे क्या है, आप सर्च करिए प्रीएम्बल आएगा, आप पढ़िए उसको पूरा 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए, अच्छी बातें मिले। जब भी सर हम पढ़ते हैं, चाहे हम 12वीं बार पढ़ रहे हो, कोई तो बात मिल जाएगी। नई बात कोई मिलना तय है, ये फिक्स बात है। भले एक पेज है, एक पेज को आप 5 बार पढ़िए, 6वीं बार पढ़ेंगे तो एक थोड़ा थॉट प्रोसेस अलग डेवलप होगा ही होगा आपका, अगर आप उसको ढंग से एनालाइज करके पढ़ेंगे। तो ये मुझे मतलब PYQ रामबाण है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। वो मुझे काफ़ी हेल्प किया, जो मैंने 22 और 23 में अच्छे से नहीं किया था। 22 तो मैंने 5-6 महीने पढ़ के दिया था, तो ये पता था कि नहीं होगा, मतलब ये पहले से फिक्स था कि नहीं होगा, बस देना है एग्ज़ाम। 23 मैंने काफ़ी अच्छे सीरियस प्रिपरेशन करी थी, बट मेरा GS में कट ऑफ क्रॉस हो गया था, CSET में रह गया था। इसका भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। UPSC का जो भी प्रोसेस है, भले बड़ा छोटा प्रोसेस हो, लैंग्वेज पेपर है, कुछ भी है, फुल इज्जत आप दीजिए उसको। इज्जत आपको अगर उसको नहीं देंगे तो पक्का है उसमें ढेर हो जाओगे। CSET मैंने 2023 का जब दिया था, तो मुझे था कि मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। ये भाव कभी नहीं आना चाहिए। मतलब अब ये एक्सपीरियंस से बाद ही पता चलता है। पहले लगता है कि भाई मेरा फिजिक्स बैकग्राउंड है, NIT से मैंने BTech किया हुआ है, मैथ्स अच्छे से पढ़ रखी है, JEE और NEET की कोचिंग में पढ़ाता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैथ्स आएगी, देख लेंगे, कर लेंगे। बट नहीं हुआ। वहाँ पे कुछ 1-2 नंबर से रुका था, ज़्यादा नंबर से नहीं था, बट रुक गया था। तो 1 साल थोड़ा सा मतलब चीज़ें, हो सकता है मेंस लिखते होता ना होता एक बात की बात है, बट एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो मिलता। तो क्योंकि मैंने उसको सीरियसली नहीं लिया था, तो मैं जस्ट ये बोलना चाहता हूँ कि भाई आप UPSC के जो भी प्रोसेस है, चाहे लैंग्वेज का प्रोसेस है, CSET है, अच्छे से करें उसको। मतलब उसको फुल रेस्पेक्ट दें। उसकी जो एक प्रिपरेशन है, हर चीज़ की एक प्रिपरेशन होती है, उस प्रिपरेशन को आप फुल्ली करें। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप उसको प्रोसेस के साथ रहें, प्रोसेस से डेविएट मत हो। सिंपल सी बात है, ट्रस्ट द प्रोसेस। अमित, आपसे बात करके मेरे को लग रहा है कि जो आपका दिमाग है वो टेक्निकल वे में चलता है। यहीं से PYQ से MCQ की तरफ चलते हैं। अब मान लीजिए 100 सवाल हैं, तो क्या आप कई प्रोबेबिलिटी बेसिस पे कैलकुलेट करके जाते थे, यार 90 क्वेश्चन करूँगा, 60 सही हुए, 30 गलत हुए तो भी कट कुट आके 100 के ऊपर तो ऐसे ही पहुँच जाऊँगा? क्या इस मतलब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे जाएँ, उसमें आपने प्रोबेबिलिटी को यूज़ किया था या फिर रैशनैलिटी को यूज़ किया था? नहीं आता है छोड़ दूंगा, आता है करूंगा, क्या अप्रोच थी? क्योंकि इसमें वेरी सॉरी, इसमें 2 टाइप के कैटेगरी के बच्चे हैं।
एक जो ये लेके बैठते हैं जितना आता है उतने एमसीक्यूज जाके अटेम्प्ट करूँगा, आ जाऊँगा। और एक धुरंधर अटेम्प्ट करने वालों की आई है कि 90, 95, 100, इसमें कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि टेक्निकली आप एक लॉजिक के साथ जा रहे हो। तो एक ब्रिगेड इसकी भी है और यहाँ से अच्छे खासे सिलेक्शन भी होते हैं जो 90, 95 अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो आपको अगर एडवाइस देना पड़े, किसी नए एस्पिरेंट को आप एडवाइस दे रहे हो, एक है कि मैं ट्रेडिशनली जाऊंगा एकदम मतलब कंजर्वेटिव अटेम्प्ट करके आऊँगा, और एक दूसरा मैं प्रोबेबिलिटी बेसिस को भी एक वेपन बनाऊंगा। जो मेरा नॉलेज है वो तो रहेगा ही रहेगा, प्रोबेबिलिटी को भी मैं साथ में लेके जाऊंगा कि अगर मैं जो क्वेश्चंस नहीं आते अगर उसको मैं जुगाड़ से अटेम्प्ट कर रहा हूँ, इस तरीके से लेके जाऊँ कि नेगेटिव ना हो, 0 पे आ जाए, बट पॉजिटिव आ जाए तो वेल एंड गुड है। तो आप किसी नए एस्पिरेंट को या कोई वेटरन ही हो गया जो फिर से बैठ रहा है, उसको इन दोनों अप्रोचेस में से क्या एडवाइस करोगे? मैं इसमें बोलना चाहूँगा कि मैं मतलब पूरा प्रोसेस बताता हूँ, आपको जो मतलब अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। आप टेस्ट दीजिए, 5-7 टेस्ट अपना प्लान करिए। एक पढ़ने के बाद आपने पहला टेस्ट दिया, आप देखिए कि आपसे सही हो रहे हैं क्वेश्चन या गलत हो रहे हैं। 2 ही चीज़ हो गया, तो सही हो गया, गलत हो गया आप छोड़ दोगे। अब सही हुआ क्वेश्चन तो 2 तरीके से सही हो सकता है, या तो आपको पूरी नॉलेज थी या आपने तुक्का लगाया है। अब तुक्का में भी मैं इसको अगर अच्छी भाषा में बोलूँ तो इसको एजुकेटेड गेस बोलते हैं। एजुकेटेड गेस कि हाँ थोड़ा थोड़ा मुझे आता था, थोड़ा थोड़ा कहीं 9th क्लास में पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा याद आया, थोड़ा थोड़ा किया, सही हो गया। तो सही 2 तरीके से हो गया। अब गलत में आते हैं, तो गलत में सर या तो आपको नॉलेज नहीं थी या आपके नोट्स में आपने रिविजन नहीं किया था, सिली मिस्टेक हो गई। पूछा था नॉट करेक्ट, आपने करेक्ट कर दिया। उसके बाद आपने रिवीजन तो किया था बट कुछ कुछ बातें ऐसी होती है कि रिवीजन किया, प्रॉपर रिवीजन प्रॉपर हम नहीं कर पाए। या कभी कभी सर ऐसा होता है कि हमें भरना है बी, हम भर देते हैं डी। 71 का हमने सी कर रखा है पेपर में और यहाँ आए तो डी कर दिया। तो ये 4-5 तरीके की मिस्टेक्स होती हैं, इनको आप लिखें। नॉलेज की वजह से 5 गलत, रिवीजन की वजह से 4 गलत, सिली मिस्टेक की वजह से 3 गलत। और कौन सी सिली मिस्टेक हुई है, करेक्ट या नॉट करेक्ट वाली, है ना, इस तरीके से। या आपने पढ़ाई गलत था, पूछा इंक्रीजिंग ऑर्डर, आपने डिक्रीजिंग में टिक कर दिया। पूछा डिक्रीजिंग है, आपने इंक्रीजिंग में कर दिया। किसी पूछा है कि भाई नॉर्थ से साउथ जाना है, आप साउथ से नॉर्थ चले गए। आपको आता है, अच्छी नॉलेज है, वहाँ गलत कर दिया। पूछा है ईस्ट से वेस्ट, आप वेस्ट से ईस्ट चले गए। तो ये सिली मिस्टेक है, तो आप लिखें उसको। ऐसा आप 5-6 पेपर में करें फुल लेंथ मॉक टेस्ट में, और आप ये देखें कि आपसे मिस्टेक्स ज़्यादा कहाँ हो रही हैं। जैसे आपने अच्छा कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने 50-50 एलिमिनेट कर दिया। मान लीजिए सपोज 10 क्वेश्चन ऐसे हैं, आपने देखा कि आपने 5 टेस्ट दिए हैं, आपके 7-8 6-7-8 सब में सही हो रहे हैं, 3-4 गलत हो रहे हैं। आप जाइए उसके साथ, नेट टू नेट अपोजिट, आप जाइए उसके साथ। लेकिन आपके साथ ऐसा हो रहा है कि 10 क्वेश्चन कर रहे हैं और सही 1 हो रहा है, 9 गलत हो रहे हैं, मत जाइए। लेकिन ये एक टेस्ट से पता नहीं चलेगा, आप 5-6 टेस्ट दीजिए। और ये जब मैं देने की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं जुलाई अगस्त की बात नहीं कर रहा हूँ। आपका मई में 25 मई को एग्ज़ाम है, और ये एक प्रोसेस आप कर रहे हैं 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच, ताकि 30 अप्रैल तक मतलब 25 दिन पहले आप पूरा क्लियर हो जाए कि अगले 25 दिन मुझे किस प्रोसेस के साथ जाना है। कई बच्चे होते हैं 1 to 50 करते हैं, कई बच्चे 100 से मतलब पीछे चलते हैं। शुरू करते हैं। टोटली आपको क्या सूट कर रहा है, और ये न मैं बता पाऊंगा, कोई नहीं बता पाएगा, ये आप खुद को बताएंगे। ट्राई और टेस्ट एंड ट्रायल मेथड है। आप देखिए ना, 5-7 टेस्ट अच्छे से पढ़िए आप। 15 अप्रैल से 30 अप्रैल, अब तो अगर मैं कहूँगा कि भाई आज तो 17 दिन बाकी हैं, आज के 17 दिन बाकी हैं, अब 4 दिन में कर लीजिए प्रोसेस। 4 दिन में 5 टेस्ट दे दीजिए और देखिए कि आपको क्या सूट कर रहा है। तो जो सूट कर रहा है उसको जाइए आप। अच्छा, उसके बाद भी एनालाइज करना है कि ये नहीं कि 4 टेस्ट दे दिए उसके बाद एनालाइज ही नहीं कर रहे हो कि ठीक है मैं प्रोसेस के साथ चला गया। बट आप देखिए कि आपके प्रोसेस के साथ आपका क्या सूट कर रहा है। आप अगर तुक्का फिट बैठ रहा है तो मारिए तुक्का, नहीं बैठ रहा है तो मत मारिए। अच्छा अमित, यहीं पे एक माइंडसेट की बात करूँगा। चल गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। ये है सर। तो ये माइंडसेट से कैसे बाहर है? नेगेटिव माइंडसेट, मतलब कि आपको चीज़ आ नहीं रही है लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, पहला तो ये। और दूसरा ये जो एक बाबा बनने की प्रवृत्ति आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दोनों को कैसे अवॉइड करें? मतलब ये इल्यूजन की वर्ड है, तो इससे आप थोड़ा दूर रहिए। जैसे आप मतलब रेशनल रहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कॉमन सेंस बहुत जरूरी है। जब मैं जे नीट की बात करता हूँ तभी बच्चों से बोलता हूँ कॉमन सेंस अपने अंदर रखिए। भले आप दुनिया को कुछ भी गाते रहें कि मेरा तो तुक्का बहुत सही जाता है, मुझे तो ये नॉलेज है, खुद को सबको पता होता है। जब रात को 11 बजे हम लेटते हैं हमें पता होता है क्या आज हमने गलत काम किए हैं, क्या सही काम किए हैं, या किसको मैंने कैसे बेवकूफ़ बनाया है, सबको पता होता है इन जनरल। तो अब दूसरों को बना लीजिए, दैट्स ओके, खुद को कभी मत बनाइए। नॉलेज नहीं है तो रात को 11 बजे एक्सेप्ट करिए कि मुझे नॉलेज नहीं है, मुझे इस पर काम करना है। दुनिया को आप कुछ भी बताते रहिए कि मैंने तो 20 बार पढ़ी है, 40 बार पढ़ी है। खुद को लेकिन हमेशा खुद के प्रति ईमानदार रहें। तो वो सेल्फ इंटीग्रिटी वाली चीज़ है ना, वो हमेशा रखें, क्योंकि अगर खुद के प्रति नहीं रहोगे तो खुद गड़बड़ हो जाएगा फिर। क्योंकि फिर
आपको मिस्टेक ही नहीं पता चलेगी। जब मिस्टेक नहीं पता चलेगी तो काम किस पे करोगे आप? अल्टीमेट बात है कि जब हम बात करते हैं कि भाई 20 क्वेश्चन सही हुए, 30 सही हुए, 40 क्यों गलत हुए, 10 क्यों गलत हुए, तो हम मिस्टेक फाइंड आउट करते हैं। अब मिस्टेक्स आपको फाइंड आउट करनी है तो एनालाइज करना पड़ेगा। मिस्टेक्स मिल गए तो मिस्टेक्स पे काम करेंगे। लेकिन अगर आप इस भ्रम में रहेंगे कि मुझे सब कुछ आता है, नहीं आता है, जो भी है, जिस भ्रम में आप हैं, तो आपको मिस्टेक पता ही नहीं चलेगी, तो आप काम ही नहीं कर पाओगे। काम नहीं करोगे तो प्रोग्रेस नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ। इंटीग्रिटी बना के रखें। यहीं से मेंस पे चल लेते हैं हम। तो मेंस में सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या लगता है कि मतलब ये 2-3 चीज़ें हैं, अगर कोई कर ले तो मेंस में अच्छा परफॉर्म कर ले जाएगा? सिंपल सा है सर, पीआईक्यू एनालिसिस अच्छे से करें आप। अच्छे का जब भी मतलब मैं कहता हूँ, अच्छे का मतलब ये नहीं होता है आपने पीआईक्यू देखा और सॉल्व कर लिया, नहीं। पीआईक्यू देखा, उसके आसपास क्या है, सराउंडिंग द चीज़ें क्या हैं, उसको आप पकड़िए। तो जैसे मैं अगर मेंस की बात करूँ तो सर मैंने जो मेन तैयारी है मेंस की वो 1 जुलाई की बात करी, जिस दिन प्रीलिम का रिजल्ट आया। क्योंकि मैं पढ़ा रहा था तो इतना समय नहीं मिल पा रहा था। जो समय मिला तो मैंने फिजिक्स ऑप्शनल पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया था। मेंस में मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। बट मैं 1 जुलाई के बाद मैंने अपने आप को पहले 1-2 दिन प्रिपेयर किया कि भाई करना क्या है, करना कैसे। तो 2 महीने का समय है, तो बहुत कुछ तो आप नहीं पढ़ सकते। तो कुछ जो भी मार्केट में है लगा कि हाँ ठीक है, यहाँ से पढ़ लेना चाहिए, वो मैंने मार्केट से खरीदी। आफ्टर दैट फिर पीवाईक्यू की बुक्स मैं सारी खरीद के लाया, सॉल्यूशन सहित वाली। और उसके बाद फिर मैंने पहले तो उन बुक्स का रिवीजन नोट्स बनाया, करीब 25 पेजेस में सारा बना लिया। पढ़ते पढ़ते मतलब ऐसे पढ़ा, मुझे जो अच्छा लगा, मुझे जो अच्छा लगा, मुझे जो अच्छा लगा, फिर मैंने पीवाईक्यू का सारा उसमें जो मुझे अच्छा लगा, मान लीजिए सॉल्यूशंस में कर रहा हूँ। मान लो सपोज दैट मैंने पॉलिटी पढ़ी, तो पॉलिटी मैंने पूरा पढ़ डाला, 25 पेज में रिवीजन नोट्स बन गए, 22 से 25 पेज में। उसके बाद मैंने पीवाईक्यू के 4-5 पेज में रिवीजन नोट्स बना दिए। फिर अब जब टेस्ट में दूंगा तो टेस्ट में मुझे जो अच्छी बात मिलेगी उसको मैं उसी पेज में ऐड ऑन कर लूँगा। जब मैं टॉपर्स कॉपी देखूंगा वहाँ मुझे कुछ अच्छी बात मिलेगी, उसको मैं ऐड ऑन कर लूँगा। जनरली मैं कोई यूट्यूब वीडियो देख रहा हूँ या कुछ भी देख रहा हूँ, वहाँ से सब जब मैं मेंस दे रहा था तो वन नेशन वन इलेक्शन पे बहुत चर्चा हो रही थी, तो जैसे मैंने किसी का यूट्यूब वीडियो देखा तो वहाँ पर मैंने डाल दिया। मतलब 30-35 पेजेस में मेरा सारा कंप्लीट GS2। अब लास्ट का जब 1 मंथ था, अप्रॉक्सीमेटली भाई 20 अगस्त के आसपास की बात है, और 15 सितंबर तक मैंने बस इतने ही मटेरियल को करीब 5 बार पढ़ लिया था फिर से, ताकि मेरे दिमाग में वो बैठ जाए। तो ये मेरा मतलब मेंस का प्रोसेस था। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, ऐसा पढ़ ले, वैसा पढ़ ले, इस टॉपर ने बोला, उस टॉपर ने बोला, इस टीचर ने, जनरली। अमित उसी पे आ रहा था। मैं जैसे प्रीलिम्स का तो चलो पैटर्न चेंज होता है, मेंस में जो इल्यूजन शब्द का आप यूज़ कर रहे थे वो एक भंवर चलता है। हाँ बिल्कुल। कि किसी साल कोई PPP ABC मॉडल चल गया, किसी साल वो सर्कल ट्रायंगल स्क्वायर बनाते हुए मॉडल चल गया, किसी साल कोई बड़े बड़े पैराग्राफ लिख रहा है उसका चल गया, किसी साल कोई पॉइंटर्स में लिख रहा है उसका चल गया, किसी साल कोई अंडरलाइन चल कर रहा है वो चल गया। तो ये जो डिफरेंट टाइप की चीज़ें आती रहती हैं, तो इनसे कैसे बच के, मतलब आपने, जैसे आपके पास समय कम था, अब चीज़ें अप्रोचेस तो ढेर सारी हैं जो आती हैं, तो आपने कैसे डिसाइड किया कि दिस वुड बी द बेस्ट अप्रोच? ये मतलब एक तो सबसे पहले आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए कि भाई मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। और ठीक कैसे कर रहा हूँ, ये नहीं कि आप अपने इल्यूजन में हैं कि जैसे मान लीजिए जो भी आप टॉपर्स कॉपी देखिए, आप उनको, आपको लग रहा है कि हाँ यार इस टॉपर के इतने नंबर थे, क्योंकि हम लोग मार्कशीट भी देख लेते हैं, सब अवेलेबल रहता है कि GS2 में मान लीजिए सपोज GS2 की मैं कॉपी देख रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि यार इसने ऐसे ऐसे लिखा है, इसको 140 नंबर मिले, 135 नंबर मिले, तो अगर इसके आसपास मैं लिख लूँगा या इससे थोड़ा सा भी कम लिखूँगा तो 120-115 मिल जाएंगे। ऐसा हमारे दिमाग में चलता है। नंबर भले 80 नंबर आए, लेकिन हमारे दिमाग में चलता है कि 120 तो मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप थोड़ा देखिए कि उस कंटेंट को थोड़ा लाइन अप करने का प्रयास करें कि उस हिसाब से आप लेकर आएँ उन चीज़ों को, और उसके लिए आप वही पीवाईक्यू अच्छे से एनालाइज करें और देखें कि आप उसको मतलब उस प्रोसेस में आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं। और दूसरा कॉन्फिडेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा। उसके लिए आप मेंटर से मिल सकते हैं, बहुत सारे मेंटर्स होते हैं, आप उनसे बात करें कि सर मेरा ये मटेरियल है, इसको मैं कैसे फॉलो करूं, तो आपको बताएंगे कि क्या। देखिए इसमें सर वैल्यू एडेड तो हमेशा चलता ही रहता है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आप अगर मान लीजिए 50वीं बार भी एग्जाम दे रहे होंगे तब भी वैल्यू एडेड तो करोगे। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको कि कैसे कैसे आप क्या क्या वैल्यू एड कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। हाँ टाइम है, अच्छे और अच्छा से ऐड करें। मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं उतना अच्छे से नहीं कर पाया, बट आपके पास टाइम है, करें, आपको कोई दिक्कत नहीं। तो ये पर्टिकुलर बंदे पर भी डिपेंड कर सकता है कि क्या टाइम है उसके पास। अमित, आपने एक मेंटरशिप पे बात करी, तो मेंटरशिप में क्या कहीं से कुछ स्पेशल गाइडेंस आपको मिला था किसी पर्सन से, या कुछ ऐसा जहाँ से आपको कुछ ज़्यादा हेल्प मिल गई हो? सर मैं मेंटरशिप की बात करूँ तो मतलब वैसे मैं जनरली, जैसे मैंने जब तैयारी स्टार्ट करी थी तो उसमें ऑनलाइन बहुत कम चीज़ें थी। StudyIQ का मटेरियल पढ़ा था, मतलब कुछ लेक्चर्स पढ़े थे, कुछ चीज़ें पढ़ी थी, तो मैंने वहाँ से थोड़ा हेल्प किया कि बेटा ठीक है, मान लो मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूँ,
मुझे समझ में कुछ भी समझ, मान लीजिए प्रेसिडेंट की पावर समझ में नहीं आ रही, तो मैं गया, मैंने सर्च किया प्रेसिडेंट पावर स्टडी IQ, मिल गया वहाँ से। तो ये मैंने थोड़ा सा वहाँ पर देखा था। दूसरी बात, जब मैं इंटरव्यू के टाइम में था तो मैं उसमें मेरी रवि सर से मुलाकात हुई थी। तो रवि सर ने मतलब काफ़ी अच्छे से भाई मेरा डैफ देखा। सबसे पहले मैंने उनको डैफ सेंड किया कि ऐसे ऐसे सर है। तो उन्होंने मेरे से पहले तो कॉल में बात करी, करीब 40-45 मिनट हमारी कॉल पे बात हुई है कि अमित इस पे काम करना है। तो सर ने फिर मुझे समय दिया 2-3 दिन बाद का। तो मैं आया, फिर मैं 1 घंटे बैठा और फिर लगातार सर के टच में मैं रहा। तो सर ने मतलब प्रॉपर तरीके से कि भाई और इसको और अच्छे से कैसे आप बोल सकते हो या समझा सकते हो, या इस पे और कहाँ से मटेरियल तैयार कर सकते हो। फिर स्टडी IQ का वो जो पेजेस का होता है, मतलब करीब 7-8 पेजेस के होते हैं, उसमें खूब सारे क्वेश्चन होते हैं, 400-500 क्वेश्चन होते हैं, वो ट्रांसक्रिप्ट टाइप। तो वहाँ से आप मिरर प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा अनिल स्वरूप सर का था, तो उनका भी काफ़ी गाइडेंस रहा है। मतलब उनका तो अलग एनर्जी लेवल का गाइडेंस है कि भाई वो रात को 10 बजे भी देखते थे कि आप क्या, मतलब जो इसे ग्रुप डिस्कशन के ग्रुप बने हुए हैं तो आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अच्छा, सबसे अच्छी बात, वो दोबारा फिर चेक करने आते थे। तो ऐसे कुछ बच्चे हैं कि भाई दिखाने के लिए आ गए और फिर निकल गए, तो फिर दोबारा आते थे तो पूछते थे अच्छा ये क्यों नहीं है, ये क्या हो गया, उसका कैसे हो गया। तो इस लेवल पे आके इतना एनर्जेटिक भाई मतलब मैंने तो नहीं देखा है। तो ये चीज़ थी, मतलब रवि सर का काफ़ी अच्छा गाइडेंस मिला मुझे, और अनिल स्वरूप सर का भी गाइडेंस अच्छा था। अमित, इसी में एक चीज़, इंटरव्यू के लिए क्या कभी अलग से प्रिपेयर किया था कुछ? मतलब पर्सनैलिटी पे काम कर रहे थे, सबकॉन्शियसली दिमाग में था कि अलग से करेंगे, ऐसे करेंगे, कुछ था या जस्ट नॉर्मल चलता चला गया? सर जस्ट नॉर्मली चलता चला गया, क्योंकि 4 फरवरी को मेरा इंटरव्यू था, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं था। हाँ, बेसिक इतना समय था कि चीज़ें बन सकती हैं। तो मैंने मैंने चाहे प्रीलिम्स हो सर, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, बहुत शॉर्ट्स में रखा अपनी प्रिपरेशन को। बहुत ज़्यादा मैं डाइवर्स नहीं गया कि ये भी कर ले, वो भी कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले। 2-3 दिन मैंने बैठा, प्लान बनाया कि ऐसे करना है, बात ख़त्म। फिर उस पर काम करना है, रदर देन कि हम बार हम सोचते रहते हैं कि यार वो नहीं कर रहे हैं तो छूट रहा है क्या, ये नहीं कर रहे हैं तो छूट रहा है क्या। तो इसमें फिर दिक्कत होती है कि जो करना है वो आप वो भी नहीं कर पाओगे। एटलीस्ट ठीक है, आप एक बेंचमार्क सेट करें, उस बेंचमार्क को अचीव कर लें तो खुद की सक्सेस हो जाएगी। ये है। अमित, आपसे बात करते करते तो बहुत सारी बातें हो गई, पता भी नहीं चला समय कैसे चला गया, और बहुत सारी पॉइंट्स ऐसे जो छूट गए हैं जिनको मैं आशा करता हूँ हम फिर से मिलेंगे, उसको फिर से कवर करेंगे। अंत में यदि आप स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को कोई मैसेज देना चाहते हो, सभी बच्चों को मिला के, जो नए हैं जो पुराने हैं, उनको तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मेरा सिंपल सा मैसेज ये है कि मतलब आप भेड़ चाल में मत आए कि भाई सब कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। अपने बैकग्राउंड को आप देखिए कि आप फाइनेंशियली, ऐसे मैंने देखा है कई सारे बच्चे 2-3 साल का मतलब फाइनेंशियली अच्छे नहीं है, बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, बट आप 3-3, 4-4, 5-5 साल लगे हुए हो, तो आप ऑप्शन बी को लेके चलो। जैसे मेरा भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं था, तो मैं पढ़ा भी रहा था और साथ में प्रिपरेशन भी कर रहा था। तो आप थोड़ा सा मतलब लेके चलें चीज़ों को। ये नहीं कि आप कूद गए, 5 साल, 6 साल, 7 साल लगा दिए और चीज़ें बनी नहीं बनी। हालांकि लोग बोलते हैं तजुर्बा होगा, ये होगा, वो सब बात की बात है, पैसा नहीं होगा तो खाने को नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात ये है आज के ज़माने में। तो आप थोड़ा सा पैडली लेके चलें चीज़ों को कि आप मतलब 2 अटेम्प्ट आप अच्छे से दे लीजिए, फुल्ली फोकस्ड होकर के। फिर अगर चीज़ें नहीं बन रही हैं तो थोड़ा सा कुछ और धीरे धीरे काम स्टार्ट करके एंड देन फिर पैरेलल तैयारी करते रहें, तो ये कर सकते हैं। दूसरा, कॉमन सेंस डेवलप करें कि भाई PYQ बहुत अच्छे से करें, बहुत अच्छे से PYQ करें, क्योंकि PYQ से हमें ये पता चलता है कि UPSC चाह क्या रही है हमसे, क्या पूछना क्या चाह रही है। वो चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, तो वो पूछना क्या चाह रही है ये हमको पता चलता है। तो हम PYQ को अच्छे से एनालाइज करें। अच्छे से एनालाइज का मतलब ये है कि प्रीलिम्स में हम हर क्वेश्चन पे 5-10 मिनट बिताएं, और मेंस में भी हम ऑब्वियस बात है ज़्यादा बिताएं, आधे घंटे 40 मिनट हर क्वेश्चन में बिताएं, उसके आसपास क्या चीज़ें हैं उस पर बिताएं। तो बस मैं ये बोलना चाहता हूँ। अमित, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे पूरा यकीन है कि जो एडवाइस आपने दी है एस्पिरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो साथियों, आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।